नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश में महंगाई बम लगातार फूट रहा है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं तो कभी रसोई गैस के। तो इस बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है इस वक्त। और राहुल गांधी की एक चेतावनी ने देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि देश पर आर्थिक सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर वाकई आम आदमी की जेब पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान इजराइल तनाव लगातार बढ़ रहा है, हॉर्मुज पर खतरे की आशंकाएं और ज्यादा जताई जा रही हैं, तो दूसरी ओर घूमने फिरने से लेकर खाने पीने तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है। घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। रसोई का बजट बिगड़ रहा है, परिवहन महंगा हो रहा है। महंगाई का असर रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां जनता पर बोझ बढ़ा रही हैं, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट और गहराता है तो क्या भारत में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतें और बढ़ेंगी? क्या आम आदमी को आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? और क्या राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी वाली चेतावनी में कोई सच्चाई है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? आज इसी पर होगी आपकी बात। तो इस महंगाई के दौर में आम जनता परेशान है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किचन का बजट लगातार बिगड़ रहा है और खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही है। दूध महंगा हो गया है, ब्रेड महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज महंगी लगातार होती जा रही है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इन चीजों में और भी बढ़ोतरी होगी। इसका असर पड़ रहा है आम जनता की जिंदगी पर भी, क्योंकि साफ तौर पर आम जनता का कहना है कि सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। इस विषय पर आम जनता की क्या राय है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आता है क्योंकि जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे खाने पीने की चीजें जो हमारे बाजार में जो बिक्री होती है खाने पीने की चीजें उनमें भी दाम बढ़ जाते हैं। अगर महंगाई बढ़ा रही है तो इसके हिसाब से इसको रोजगार के अवसर भी तो देने चाहिए ताकि हमारे जो इकोनॉमी दर है वो बढ़ सके। 29 रुपए बढ़ना सिलेंडर के लिए एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल 7,000 10,000 में जो अपने घर का पूरा सैलरी पूरा चला रहे हैं 1 मंथ में भी, उनके लिए भी एक छोटी छोटी रकम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है, कठिनाइयाँ हो रही है। तो लगातार कंटिन्यू दाम बढ़ना, इस चीज़ में दिक्कत हो रही है। देखिए, रेट तो बढ़ता है तब प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आज जो विश्व में इतना जो हम देख रहे हैं, हमें फिर भी सिलेंडर आराम से मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और 1 महीना 2 महीना चलता है सिलेंडर, 29 रुपया बढ़ भी जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। सिलेंडर मिल रहा है, इसकी बहुत खुशी है। ज़्यादा हो गए, बजट भी नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग कैसे करें बताओ। इतना सैलरी भी नहीं कि हम लोगों को वो मिल सके कि कम दाम में सिलेंडर मिल सके। नहीं, हम लोगों के पास उतना बचत नहीं है, थोड़ा कम करवाइए ना। ये तो हर कोई परेशान है और हर कोई चाहता है कि चीजों के दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। और इस महंगाई पर कांग्रेस ने तंज कसा है, हमला बोला है। कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी ने किस तरह से प्लेटफार किया है, आपको वो भी सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। जिस प्रकार से रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा रही है, घर में डायरेक्ट डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज के दाम कम करते जा रहे हैं और ये लगातार कम करने के कारण स्थिति आ रही है। हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये सड़क पर आ रहे हैं, जनता की आवाज उठाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेतागण भली भांति जानते हैं और सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं। आज जो वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी है, गैस और पेट्रोल डीजल जैसे चीज़ों का आपूर्ति बाधित हो रही है। पूरे विश्व का औसत देखेंगे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी हो, उसके अनुपात में हमारे देश में बहुत कम वृद्धि हुई है। और ये वाली भांति कांग्रेस के लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की कमी है, इसलिए ऐसे विषयों पर ये
धरना प्रदर्शन आंदोलन की बातचीत करते हैं। और ऐसे में आज के सवाल क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी, क्या सच में आने वाली है आर्थिक सुनामी? पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू गैस के दाम में फिर इजाफा, ईरान इजराइल युद्ध का असर दिखने लगा। वहीं कांग्रेस बोली केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार, बीजेपी बोली वैश्विक परिस्थिति में बाकी देशों से बेहतर है हालात। और साथ ही सवाल ये, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में जारी है उछाल, हालात नहीं सुधरे तो आगे क्या होगा हाल? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर में दाम बढ़ा दिए गए, 29 रुपए महंगा कर दिया गया है। हालांकि ये जो बढ़ोतरी हुई है वो तकरीबन घरेलू गैस सिलेंडर में 3 महीने बाद हुई है, 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और इस पर बातचीत भी करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और तपेश गुप्ता हैं अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कंट्रोल है कि और बेकाबू होती जाएगी? जनता का गुस्सा जवाब देने लगा है, जनता एकदम त्राहिमाम कर देगी नहीं तो, क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की चीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहां रुकेगी महंगाई जाकर? नहीं, निश्चित रूप से वैश्विक स्थिति हमारे सामने जो खड़ी है, और हम अगर आज बात करते हैं महंगाई बढ़ने की, तो निश्चित रूप से महंगाई थोड़ी बढ़ी है। मैं इस बात को नकार नहीं सकता और नकारना भी नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियों को हमको समझना होगा। कांग्रेस इस पे घड़ियाली आंसू बहा रही है और कांग्रेस भी वास्तविकता को समझती है कि किन कारणों से आज महंगाई बढ़ रही है। करोड़ कहीं न कहीं हमारे हाथ में नहीं है, विश्व के बाजार पे हमें निर्भर होना पड़ता है, विदेशों पे हम पे निर्भर होना पड़ता है। आज ईरान और इजराइल के युद्ध ने कहीं न कहीं पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है। आप अनेक देशों में देखें, अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो 400 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम क्या दाम में दे रहे हैं? अगर हम डीजल और अन्य गैस की वस्तुओं की बात करें तो लोगों को 6-6 महीना गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई वस्तुओं का अभाव नहीं, पेट्रोल डीजल का अभाव नहीं, गैस सिलेंडर का अभाव नहीं। पहली बार 32 रुपए घरेलू गैस कनेक्शन पे दाम बढ़ाए गए। वास्तविक देखा जाए तो सरकार ने अपनी सब्सिडी कम करके जनता के ऊपर महंगाई का बोझ न आए, यह प्रयास हमारी केंद्र सरकार कर रही है, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल भी हुए महंगाई को रोकने के लिए। लेकिन थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ी है तो हालात वैश्विक स्थिति के जो है वो पूरे दुनिया से छुपे हुए नहीं है। सुंदरानी जी, एक तरफ आप तुलना भी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो जैसे हम कंगाल कहते हैं, वहां पर आप तुलना कर रहे हैं, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, इनकार नहीं करेंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उज्ज्वला वालों को जो गैस मिलते थे 9, उसे 4 कर दिया गया, 5 घटा दिए आपने। वो अब ऐसे में 4 सिलेंडर लेके कितने दिन चला पाएंगे? गरीब परिवार में ज्यादा लोग होते हैं, कैसे उनका चल पाएगा फिर? देखिए, निश्चित रूप से तकलीफ तो है, लेकिन इस तकलीफ से हम ही को लड़ना है, क्योंकि हम हमारे सामने राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सभी के लिए देश सबसे पहले है, और आज भारत मजबूत आर्थिक स्थिति से के कारण आज बाजार में खड़ा है, विश्व की बाजार में खड़ा है। भारत आज मजबूती के साथ खड़ा है। कहीं न कहीं आम उपभोक्ताओं की वस्तुओं को महंगाई बढ़ने से रोकने में हम सफल भी हुए हैं। आंशिक रूप से महंगाई बढ़ी है, वो भी थोड़े समय की बात है। जैसे ही ये शांति हो जाएगी, ईरान और इजराइल युद्ध या जिस प्रकार के युद्ध के हालात में अगर थोड़ी सी भी राहत आई, तो निश्चित रूप से वे वापस पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त भंडार है, पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है, गैस का पर्याप्त भंडार है। हमने कोई ऐसा परिवार नहीं है कि गैस सिलेंडर के कारण उसके घर में खाना ना बनाओ। ऐसी स्थिति पड़ोसी देशों में कम से कम 150 देशों की स्थिति ऐसी है कि आज वहां पे ये संकट है। आज फिर भी भारत इस संकट से जूझ कर भी मजबूती के साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण। ठीक है, अब मैं रुक करूंगा आरपी सिंह जी का। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका भी। आरपी सिंह जी, बीजेपी कह रही है कुछ भी ऐसा नहीं है
कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है और झूठ बोलने का काम कर रही है कांग्रेस। कोई महंगाई नहीं, सिर्फ मामूली। देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी में अब इस काबिल और इस योग्य लोग नहीं बचे हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकें और उसे सुचारू रूप से चला सकें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपके सामने। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब 2008 में क्रूड का दाम $147 पहुंच गया था और हमारे देश में पेट्रोल का दाम था 65 रुपया। आज जब मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 8-8 रुपया का दाम बढ़ाया है, 8 रुपया 9 रुपया, तब क्रूड का दाम था 112 रुपया और आज आप चेक करेंगे तो क्रूड का दाम $90 के आसपास है। तो जब दाम बढ़ा तो आपने बढ़ा दिया, जब कम हुआ तो आपने कम क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आपको कम पैसे पर गैस और ऑयल दोनों देने के लिए रूस तैयार है, ईरान तैयार है, लेकिन इस देश का मालिक कौन? इस देश का मालिक ट्रंप है। वो तय करेगा कि हम कहां से तेल लें और कहां से तेल ना लें। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, मजबूत था, है नहीं साहब। मैं आपको 3 चीज बताता हूं। देखिए, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि विदेशी निवेशकों ने शेयर मार्केट से $28 बिलियन जो हमारा निवेश था उसमें से $26 बिलियन विड्रॉ कर लिया है। अब हमारे यहाँ विदेशी निवेशकों का पैसा $2 बिलियन बचा है और पैसा निकालने की दर संभव जी क्या है? 500 करोड़ रुपया प्रति घंटा। दूसरी बात, किसी भी देश की जो पूंजी होती है उसके शेयर मार्केट से दिखती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे थे। आज ताइवान और कोरिया हमसे आगे निकल गए हैं, हम 7वें नंबर पे हैं। हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है? कुल जीडीपी अगर हम मिलाते हैं तो हम 4थे नंबर पे थे, आज वहां हम 6वें नंबर पे हैं। महंगाई की जो दर अभी है, अगर ये दर आगे भी कायम रही तो इन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि अक्टूबर आते आते तक यहां अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी। आप देखिए, आज एक राष्ट्रीय चैनल दिखा रहा था कि छोटे शहरों में एटीएम को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि जो एजेंसियां उसे ऑपरेट करती हैं उससे कुल जितना रोज पैसा चाहिए नगद, उसका 47% मिल रहा है। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि अब जिस दिशा में देश जा रहा है वहां अगर समय रहते कुछ काम नहीं किया गया तो ये देश जी। आरपी सिंह जी, अब सुंदरानी साहब को हम सुन रहे थे, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पे महंगाई कम है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कई देशों के। हम अगर बात करें अमेरिका में बेतहाशा महंगाई, और अन्य देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दाम चीज़ों के बढ़ गए हैं। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं देख रही है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है और भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है? आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पाकिस्तान महंगाई बढ़ गई, बांग्लादेश में। अरे आप चुनाव जाकर वही लड़ लो ना भाई। आपको जो वोट मिले हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं क्या? आपको जो वोट मिले हैं किसी और देश से मिले हैं क्या? हमने आपको चुना है, आपकी जवाबदेही हमारे प्रति है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो बोलते हैं कि दूसरे देश से हमारी तुलना क्या होगी साहब? कुल 157 ऐसे देश है जहां पर प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। 157 देशों में हमारी स्थिति 149वीं है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि इस देश में 2 भारत बन रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनकी पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जो राष्ट्रीय सेठ हैं अडानी जी, उनकी संपत्ति में 750% की ग्रोथ हुई है। क्या एक आम आदमी की संपत्ति में 750% की ग्रोथ हुई है? आप देखिए, हिंदुस्तान में सोना गिरवी रख के जो कंपनियां लोन देती हैं उस लोन में 100% से अधिक वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है? जो पैतृक सोना है लोग उसको गिरवी रख के अपना घर चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बात करती है। इनसे आप कभी सीधे मुद्दे पे बात कीजिए। ये मुद्दे पे बात नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास अब ऐसी लीडरशिप कोई है ही नहीं जो आर्थिक मुद्दे को संभाल सके और देश को सुचारू फिर से कर सके। सुंदरानी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब ये वैश्विक संकट है, हम क्या करें? करना तो आपको ही है, आपकी सरकार को ही करना है, लेकिन नीतियां क्या हैं इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए? सरकार ने कोई खास और कठोर कोई रणनीति बनाई है कि नहीं बनाई? अगर हम देखें महानगरों की स्थिति भयावह होती जा रही है। जो यहाँ पर अन्य राज्यों से या गांवों से यहाँ पर लोग कामकाज के लिए आते हैं, उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। जो उनकी सैलरी नहीं है, जो उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा उनका खर्चा यहाँ पर हो रहा है महानगरों में। ऐसे में वो पलायन करने को मजबूर है, वापस अपने गाँव जा रहे हैं
क्योंकि उनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है फिर से। आदरणीय संभव जी, मैंने ये जरूर कहा कि वैश्विक संकट है। मैंने ये नहीं कहा कि हम क्या करें। हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार के परिणाम दिख रहे हैं। आप देखिए 2014 में प्रति व्यक्ति आय 10,000 के आसपास थी, आज प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख रुपए हो गई है। उस अनुपात में महंगाई बढ़ी है क्या? लगातार आप देखिए, मैं 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल मुफ्त में अनाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से कनेक्शन बहनों को देने का, लेकिन उसमें कटौती कर दी है। 17 करोड़ उज्ज्वला में कटौती कर दी है गैस में। अब सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे, सिर्फ 4। थोड़ी कटौती वो क्षणिक है, वो ज्यादा क्षणिक है, ठीक है, लेकिन सुंदरानी जी इस बीच वो क्या करेंगे? परिवार को कैसे पालेंगे? खाना कैसे पकाएंगे? उन्हें चीजें नहीं मिलेंगी, लोग परेशान हो रहे हैं इस वक्त। देखिए संभव जी, आप भी महसूस करते होंगे कि अन्य, आप क्योंकि एक राष्ट्रीय चैनल में हैं, पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य देशों की तुलना में भारत आज मजबूत स्थिति में खड़ा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे अन्य सुविधाओं के मामले में हो। आप देखिए 4.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना के हमने दिए बेघर लोगों को, और लगातार हम दे रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में भी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बना के 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने कोई काम नहीं किया प्रधानमंत्री आवास पे, लेकिन हमारी सरकार कर रही है। लगातार आप देखिए विकास के काम हो रहे। 5 साल कोई विकास का काम नहीं हुआ छत्तीसगढ़ को। अगर हम देखें, आज राजधानी को हम देखें, राजधानी के सड़कों पे चले जाएं तो रोड बनाने की मशीन पीडब्ल्यूडी विभाग के पूरे शहर की सड़कों को ठीक करने में लगी हुई। तो कहीं विकास भी करना है। यही बात जब लोगों से पूछी जाती है तो लोगों का यही कहना है कि सैलरी नहीं बढ़ रही, वेतन नहीं बढ़ रहा है, और यही हालात रहे तो सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी। और यह भी जब सवाल पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जब महंगा होता है तो आप तत्काल प्राइस बढ़ा देते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होती है, सस्ता होता है, तब आप कमी नहीं करते, तेल के दाम नहीं घटाते। तब आप संभव जी, निश्चित रूप से तेल के दाम कम होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ भी दाम कम होंगे, लेकिन थोड़ी सी स्थिति, वैश्विक स्थिति संभल तो जाए। रोज अप डाउन चल रहा है, क्रूड के दामों में अप डाउन चल रहा है। हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10% कम कर दी, इसलिए कम कर दी कि जनता पे बोझ नहीं आना चाहिए। सारी वस्तुओं, किसानों को भी सही मूल्य, उचित मूल्य मिलना चाहिए फसलों का, वह भी ध्यान हमको देना है। किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसान सक्षम होना चाहिए, ये भी हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के साथ साथ महंगाई कंट्रोल में रहे, यह भी हमारा प्रयास है, और हम इस प्रयास में सफल भी हुए हैं। हाँ ठीक है, आंशिक रूप से महंगाई बढ़ी है इन दिनों 2-3 महीने में, लेकिन ये आंशिक है, ये तत्काल इस पे नियंत्रण होगा थोड़ा सा वैश्विक स्थिति ठीक हो जाने के बाद। ठीक है आरपी सिंह जी, वैश्विक संकट है साहब, और ऐसे में आपको सुझाव देने चाहिए। आपने कोई सुझाव दिए कि क्या किया जाए? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उनकी नीतियां गलत हैं। कोई सुझाव तो दो आप उनको, आपको तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है। संभव जी, जो इनके गुजरात से आए हुए 2 नेता हैं, उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सरकार अगर चाहती तो आल पार्टी मीटिंग बुला लेती, पूछती क्या करना है हमें, लेकिन वो सर्वज्ञानी है, क्योंकि क्या है, वो इस धरती पर पैदा हुआ ही नहीं है। वो तो बोलते हैं मैं ईश्वर का अवतार हूं, तो जो ईश्वर का अवतार, उससे सलाह की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं आपके और आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। हिंदुस्तान में एलपीजी का उपयोग चालू हुआ 1955 में। कंपनी का नाम था बरसेन। उस समय खाली बॉम्बे, पुणे, नासिक जैसे शहरों में मिलता था। हाँ। रेट बहुत ज्यादा रहते थे। फिर 1965 में इंडियन ऑयल ने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया, इंडियन, और 1965 से लेकर 2014 तक 49 लगभग 50 साल तक कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी पर सिलेंडर सबको दिया। एक चाहिए तो 1, महीने में 4 चाहिए तो 4। अब देखे मोदी जी आए, फिर क्या हुआ? उज्ज्वला योजना आया, बहनों की आंखों में वो अपना आंसू आ जाता है। अब क्या हुआ साहब, 12 सिलेंडर पे आप सब्सिडी देते थे 300 रुपया, फिर घटा के आपने कर दिया उसको 9, अब घटा के कर दिया 4।
अगर कांग्रेस पार्टी ठीक है। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को 50 साल तक सब्सिडी दे सकती है, तो आप अपनी गरीब बहनों को 10 साल सब्सिडी दे सके, ये बताता है कि आपकी आर्थिक व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है वो खराब है। ठीक और है, सबसे क्या महत्वपूर्ण मैनेजमेंट बात, खराब है बार-बार ये कहना या कि कुछ वैश्विक और संकट है। खराब है या फिर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं तपेश गुप्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ, बोलिए सर, बोलिए। जी सर, महंगाई पर बात हो रही है क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी लगातार हो रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वास्तव में देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? क्या लगता है सर आपको? देखिए, आर्थिक सुनामी तो नहीं कहेंगे इसे, ये जरूर है कि आर्थिक संकट का दौर आया है। विश्व स्तर पे जिस प्रकार की अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई है और लोग अपने उपभोग की प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते हैं, विदेशी सामग्रियों को उपभोग बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था असंतुलित होगा और हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। न ही सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि मुद्रा का अवमूल्यन विश्व स्तर पर होगा, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हम पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसे मौके पे हमें विदेशी सामग्रियों के बदले स्वदेशी सामग्रियों का अधिकतम प्रयोग, ईंधन आदि का दुरुपयोग पर नियंत्रण अपने को रखना होगा। न ही सिर्फ आम जनता के लिए, अधिकारी कर्मचारियों भी इन चीजों पर ध्यान रखना होगा और ये संतुलन जब स्थापित होगा, अनुत्पादक चीजों का ज्यादा उपभोग अगर हम करेंगे तो इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा। आज भी आप देखिए, लोग बात जिस तरीके से मुस्तैदी से गाड़ियां चला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना नहीं चाह रहा है, तो विदेश से आने वाले सामग्रियों का विपरीत प्रभाव होगा। जब विश्व में युद्ध की स्थिति बनती है तो महंगाई हर बार बढ़ी है। इसके लिए किसी एक पार्टी को या सत्ता पक्ष को या विपक्ष ने अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये वैश्विक परिस्थितियां हैं और इसमें हमें सिवाय संयम के कुछ और नहीं चाहिए। महंगाई की मार जरूर है, वह वैश्विक स्तर पर है, किस भारत के लिए नहीं है, ये सभी देशों के लिए है। लेकिन इन खानियों तपेश जी, अगर वैश्विक हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या आने वाली है? नहीं, देखिए, और हालत बिगड़ेगी तब भारत दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सुखद और समृद्ध रहेगा। कैसे? अभी चूंकि सुविधाजनक स्थिति बनी हुई है, आदमी अभी भी कंफर्ट जोन में है, तो देखिए जिस प्रकार से गाड़ियां चल रही है, जिस प्रकार से बाजार में मार्केटिंग हो रही है, विदेशी सामग्रियों का क्रय हो रहा है, ये सब चीजें बता रही है कि आदमी उस मार को सहने की ताकत रख रहा है। वह बात अलग है कि निम्न वर्ग के ऊपर खाद्य सामग्रियों का बोझ बढ़ने पर थोड़ा सा फर्क होगा। वैसे सरकार जो सस्ते दर के अनाज दे रही है उससे भोजन यापन तो हो जाएगा, पर जीवन के लिए थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनेगी। पर दूसरे देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से हम मजबूत रहेंगे क्योंकि हमारी बुनियाद संचय की है और भारतीय ज्ञान परंपरा और पद्धतियां इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। चाहे युद्ध के समय भी देखिए हम संगठित होते हैं, तो ऐसे संकट के दौर पे हम फिर संगठित होंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। कोरोना काल में जिस तरीके से हम परस्पर तालमेल बैठा के चले थे, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं था, परस्पर सहयोग की भावना थी, वैसे मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति आएगी। थोड़ा सा संयम और नियंत्रण से पूरे चीजों को हम जीत लेंगे क्योंकि हमारे कृषि, हमारे किसान, हमारे उद्योगपति, हमारे व्यापारी, हमारे शिक्षक, ये सभी उन पैरामीटर को समझते हैं कि भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ बेटा अगर माँ का काम करता है, बाप का काम करता है तो उसका मानदेय नहीं लेता, यूरोप पे लिया जाता है। पड़ोसी हमारे यहाँ वैसी एक कटोरी चावल और एक कटोरी शक्कर हमको वैसे मुफ्त में दे देता है। तो ये हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति ही हमको बचा के ले जाएगी और फर्क पड़ेगा, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए, अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए और यदि अगर हम अपने इस परंपरा और सभ्यता संस्कृति को परस्पर प्रेम भाव को बनाए रखें तो हम विजयी होंगे। हमारे गांव के किसान भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है तपेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और श्रीचंद सुंदरानी जी, थोड़ा आप बताइए सर, एक आखिरी कमेंट के तौर पर, जो आर्थिक सुनामी की जो चेतावनी राहुल गांधी ने दी,
इसको तो आपने खारिज कर दिया, लेकिन जो आर्थिक चुनौती आने वाली है, जो आर्थिक चुनौती इस वक्त चल रही हैं, क्या आप उसे स्वीकार कर रहे हैं? देखिए संभव जी, निश्चित रूप से अगर कोई आर्थिक संकट देश के सामने खड़ा होगा तो ये भारतवर्ष 140 करोड़ जनता का देश है, मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी मजबूती के साथ खड़े हैं और इस देश को कहीं पे भी झुकने नहीं देंगे, इस देश के सामने संकट आने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आप देखिए, छोटी मोटी परेशानियां हैं, उसको हम अस्वीकार नहीं करते, लेकिन इन छोटी मोटी परेशानियों से मोदी जी की सरकार पूरी तरह से निपटने में सक्षम है। विश्व में सबसे बेहतर स्थिति में भारत रहेगा, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो। इन दोनों देशों से मतलब आज हम ये तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम भारत बहुत बेहतर स्थिति में रहेगा, बहुत बेहतर स्थिति में रहने वाला है। आरपी सिंह जी, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे आप? संभव जी, पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ा तो वैश्विक संकट। मैं आपको बताता हूं, एक खबर है, चावल हो तो उत्पाद, उसका नाम है काली मूछ। 2 महीने पहले वो चावल का दाम था 60 रुपया, आज उसका दाम है 84 रुपया 50 पैसा। 2 महीने में अगर 25 रुपए किलो चावल बढ़ गया तो चावल का ईरान से आता था या चावल अमेरिका से आता था। सोयाबीन की बड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का मुख्य उत्पाद है, उसका दाम था 84 रुपया, आज उसका दाम है 127 रुपया, 50 रुपए किलो बढ़ गया। क्या जापान से आता था सोयाबीन का बड़ी? आप बताइए कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है। मैं आपके अर्थशास्त्री और सुंदरानी से पूछना चाहता हूं, क्या इसके पीछे भी वैश्विक संकट है? आपकी सरकार ने 12 साल में 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, क्या इसके पीछे भी वैश्विक संकट है? तो एक हमेशा पर्दा बना लीजिए, उसके पीछे छुप जाइए। अभी जो आपको नहीं दिख रहा है वो दुनिया को दिख रहा है। आपके ना बोलने से जैसे होता है शुतुरमुर्ग, अगर रेगिस्तान में तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को रेत के नीचे छुपा लेता है और उसे लगता है कि तूफान गुजर गया। तो अभी वही है, भाजपा समर्थित फिलहाल अभी ये जितने लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको लगता है कि हम मुंडी को रेत में डाल लेंगे तो तूफान गुजर जाएगा, लेकिन तूफान अभी गुजरने वाला नहीं है, आर्थिक सुनामी आके रहेगी। ठीक है, अब ऐसे में आप भारी भारी चेतावनी दे रहे हैं, इससे अच्छा आप सहयोग करें और देश मजबूती के साथ ऐसे वैश्विक संकट में, जो वैश्विक परिस्थिति अभी बनी हुई है, आर्थिक हालात, चुनौतियों से इस वक्त जो देश जूझ रहा है, इसमें संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी आपका, सुंदरानी जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और तभी जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।